हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दी चैनल। कैसे हो आप सब? आज हम करेंगे अपना ज्योग्राफी का चैप्टर मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज। एक बार डिस्क्रिप्शन बॉक्स जरूर चेक कर लेना क्योंकि वहाँ पे आपको टेलीग्राम की लिंक मिलेगी। अगर ये सारे नोट्स चाहिए वो मैंने ऑलरेडी वहाँ पे अपलोड कर दिए, तो जल्दी से जल्दी टेलीग्राम पे फॉलो कर लो। एंड बहुत सारे एजुकेशनल स्टफ मैं वहाँ पे पोस्ट करती रहती हूँ। सेकेंडली, इंस्टाग्राम पे अगर आपको मुझसे कोई भी डाउट है तो डायरेक्टली डीएम कर देना, आई रिप्लाई सून। ठीक है, तो फॉलो जल्दी से कर लेना। एंड बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर। सो मैन्युफैक्चरिंग मतलब क्या होता है भाई? मैन्युफैक्चरिंग मतलब होता है प्रोडक्शन। हम किसी भी चीज को बना रहे हैं, किसी भी गुड्स को बना रहे हैं, तो ये चीज होती है प्रोडक्शन। मतलब क्या होता है, हमारे पास कच्चा माल आता है, रॉ मटेरियल आता है, उसको फैक्ट्रीज में, इंडस्ट्रीज में ले जाया जाता है, उसको मशीनों द्वारा ठोका पीटा जाता है, उसके बाद एक नया प्रोडक्ट बन के आता है। इस चीज को हम क्या कहते हैं? मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री। अब मैंने आपको हमेशा से बताया कि इकोनॉमी के 3 सेक्टर्स होते हैं। प्राइमरी सेक्टर जो एग्रीकल्चर वाला होता है, एक सेकेंडरी सेक्टर जिसमें फैक्ट्रीज एंड इंडस्ट्री आती है, और एक टर्शरी सेक्टर जिसके अंदर सर्विसेज होती है। तो जो मैन्युफैक्चरिंग है वो किस सेक्टर के अंदर आता है? सेकेंडरी सेक्टर के अंदर। ठीक है, सो ये ध्यान रख लेना। हमारे देश की जो इकोनॉमी होती है वो कैसे बढ़ती है या फिर कैसे उसकी बढ़ोतरी होती है, जितनी ज़्यादा हमारे पास मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज होंगी उतनी ज़्यादा हमारे देश की इकोनॉमी बढ़ेगी, क्योंकि सबसे ज़्यादा गुड्स वही बनेंगे मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज। ठीक है, उसके बाद उनका ट्रांसपोर्टेशन होगा, उसके बाद वो मार्केट में आएंगी, फिर उससे ट्रेडिंग स्टार्ट वगैरह होगी। ठीक है, अब हम देख लेते हैं कि मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज की इंडिया में क्या इंपॉर्टेंस है। ठीक है, तो देखो, जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर होता है, लाइक हमारे इंसानों के अंदर वो रीढ़ की हड्डी होती है ना पीछे, वो हमें अच्छे से बैठने में, लेटने में, उठने में, चलने में हेल्प करती है, वो हमें बैलेंस कर लेती है। ऐसे ही हमारी इकोनॉमी को बैलेंस करने के लिए जो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज होती है उनका बहुत बड़ा रोल रहता है। ठीक है, कैसे? एक तो ये एग्रीकल्चर को मॉडर्नाइज कर देती है, काफ़ी अच्छा सा बढ़ोतरी वाला मॉडर्न बना देती हैं, और हमारे देश की इकोनॉमी की ये बैकबोन है, रीढ़ की हड्डी है। ठीक है, ये जो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री है हमारे देश को बहुत स्ट्रांग बनाती है। और ओके, एंड जैसे कि सबसे पहले हमारी जब इंडिपेंडेंस हुई थी हमारे देश की, तब सबसे ज़्यादा लोग जो है वो एग्रीकल्चर सेक्टर में थे। लेकिन अब जब से ये सेकेंडरी सेक्टर आया है, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री आई है, तब लोग बाग एग्रीकल्चर इनकम से उनके पास एक और सब्सटीट्यूट आ गया है, वो अब अलग अलग सेक्टर्स में जैसे कि सेकेंडरी और टर्शरी सेक्टर में भी जॉब पा सकते हैं। तो ये फ़ायदा है एक तो। ऑल्सो जो हमारे देश में अनएम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम थी कि लोगों को जॉब नहीं मिल पा रही, उसकी ये चीज़, उस चीज़ को ये इरेडिकेट करती है, उस चीज़ को ये रिमूव करती है, और हमारे देश से जो गरीबी है वो भगाती है। ठीक है, क्योंकि लेबर्स को, चाहे वो स्किल्ड है चाहे वो अनस्किल्ड है, सबको जॉब मिल जाती है फैक्ट्रीज वगैरह में। ऑल्सो जो मैन्युफैक्चर्ड गुड्स हैं उनका एक्सपोर्ट जब होता है, जब हम उसको दूसरी कंट्री में बेचते हैं, हमारी कंट्री के बने हुए कुछ, उससे हम फॉरेन एक्सचेंज कमा पाते हैं। और देखो, रॉ मटेरियल्स को हम बहुत सारे फिनिश्ड गुड्स में बदल सकते हैं, जैसे कि गेहूं है, गेहूं से हमने आटा बना दिया। आटा एक खुद का प्रोडक्ट है। ठीक है, आटे के बाद फिर ब्रेड बन गई, और भी बहुत सारी चीज़ें बन गई है ना, तो उससे हायर वैल्यू मिलती है। और देखो, एग्रीकल्चर जो है और इंडस्ट्री जो है इंडिया में, वो आपस में एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट है। कैसे? इंडस्ट्री को एग्रीकल्चर से रॉ मटेरियल मिलता है, और इंडस्ट्री जो है अपने खुद के प्रोडक्ट्स जैसे कि फर्टिलाइजर हो गए और कोई उनके इक्विपमेंट्स हो गए, वो एग्रीकल्चर वालों को, एग्रीकल्चर फार्मर्स को या फिर प्लांटेशन वर्कर्स को प्रोवाइड करती है। तो इससे क्या होता है, दोनों एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट है। इंडस्ट्री भी एग्रीकल्चर पर डिपेंडेंट है एज रॉ मटेरियल, फॉर रॉ मटेरियल, एंड एग्रीकल्चर भी इंडस्ट्री पे डिपेंडेंट है फॉर फर्टिलाइजर हो गए, और काफ़ी सारी चीज़ें जैसे कि इरिगेशन पंप्स हो गए, इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड, प्लास्टिक, पीवीसी पाइप, मशीन्स एंड टूल, बहुत सारी चीज़ें। ठीक है, तो ये आपस में इंटर रिलेटेड है। दूसरा देखो, जब कंट्रीब्यूशन क्या है इंडस्ट्री का नेशनल इकोनॉमी में, तो ये जो इंडस्ट्रीज हैं, जो ये मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज है हमारी, वो जीडीपी में बहुत कम हिस्सा देती हैं इंडिया में एज कम्पेयर टू ईस्ट एशियन कंट्रीज। जो ईस्ट एशिया की कंट्रीज हैं, जैसे कि आपकी इंडोनेशिया हो गई, फिलीपींस हो गई, ताइवान हो गई, तो ये जो है इंडस्ट्रीज जो इनके अंदर होती हैं इन देशों के अंदर, थाईलैंड हो गई, वो बहुत ज़्यादा जीडीपी में रोल प्रोवाइड करती है, बहुत ज़्यादा जीडीपी को बढ़ाने का काम करती है। बट लेकिन जो इंडिया में इंडस्ट्रीज हैं वो जीडीपी में इतना ज़्यादा सुधार नहीं दिखा पाई, वो अभी लो हैं एज कम्पेयर टू ईस्ट एशियन कंट्रीज। द नेशनल मैन्युफैक्चरिंग कॉम्पिटिटिवनेस काउंसिल एनएमसीसी, जो कि गवर्नमेंट ने सेटअप की थी, उन्होंने ये ऑर्गेनाइजेशन को क्यों सेटअप किया? ताकि वो अच्छे से पॉलिसीज बना सके, ताकि मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री जो प्रोडक्टिविटी है वो ज़्यादा इंप्रूव हो जाए और हमारी जीडीपी जो है वो इंडस्ट्रीज के थ्रू बढ़ जाए। ठीक है,
ओके, नेक्स्ट देखो, अब कोई भी इंडस्ट्री है, ठीक है, आप उसको कहाँ पे सेटअप करोगे, जहाँ पे कुछ सूटेबल फैक्टर्स होंगे, जैसे कि जहाँ पर उनको रॉ मटेरियल मिल जाए, जहाँ पर उनको लेबर मिल जाए सस्ते दाम पे, और जहाँ पर उनको सप्लाई ऑफ पावर मिल जाए, इलेक्ट्रिसिटी वगैरह मिल जाए, पानी वगैरह मिल जाए, जहाँ पर उनको कैपिटल मिल जाए, मतलब थोड़ा बहुत पैसा मिल जाए, ठीक है, लाइक बैंकिंग और इंश्योरेंस फैसिलिटी मिल जाए, गवर्नमेंट की सूटेबल पॉलिसीज मिल जाए, वहाँ पे उस जगह पे इंडस्ट्री जो है वो सेटअप होगी। अब इंडिया में 5 तरीके की इंडस्ट्रीज हैं, अलग अलग तरीके से उसको क्लासिफाई किया गया है ऑन द बेसिस ऑफ रॉ मटेरियल। 2 टाइप की इंडस्ट्री होती हैं, एक एग्रो बेस्ड और एक मिनरल बेस्ड, ठीक है। ये वाली जो इंडस्ट्रीज है ना, एग्रो बेस्ड और मिनरल बेस्ड, हमें सिर्फ इनके बारे में डिटेल में पढ़ना है एनसीईआरटी में। बाकी जो इंडस्ट्रीज हैं वो हमें छोटी छोटी पढ़नी है, बस उनकी डेफिनेशन, दैट्स इट, ठीक है। मेन रोल के आधार पे 2 टाइप की इंडस्ट्री होती हैं, एक बेसिक या फिर की इंडस्ट्री। ये ऐसी इंडस्ट्रीज होती हैं जो कि अपने रॉ मटेरियल्स को सप्लाई करती हैं ताकि नए नए गुड्स बन सके, जैसे कि आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री और कॉपर स्मेल्टिंग इंडस्ट्री जो होती है वो अपने प्रोडक्ट्स को प्रोवाइड करती है ताकि उनसे वायर बन जाए, मशीनरी के प्रोडक्ट्स बन जाए, इस तरीके से। और कंज्यूमर इंडस्ट्री कौन सी होती है, जो ऐसे गुड्स बनाती है जो डायरेक्टली कंज्यूमर जो है वो यूज़ कर ले रहा है, लाइक शुगर, टूथपेस्ट एंड ऑल, ठीक है। ऑन द बेसिस ऑफ कैपिटल इन्वेस्टमेंट 2 टाइप की इंडस्ट्री होती है, एक स्मॉल स्केल इंडस्ट्री जिसमें इन्वेस्टमेंट जो है वो 1 करोड़ तक की लगी होती है और उसमें कम नंबर ऑफ लेबरर्स काम करते हैं, और एक होती है लार्ज स्केल इंडस्ट्री जिसमें 1 करोड़ से ज़्यादा की इन्वेस्टमेंट लगी होती है, उसमें बहुत सारे लेबरर्स काम करते हैं, वो होती है लार्ज स्केल इंडस्ट्री। नाउ ऑन द बेसिस ऑफ बल्क एंड वेट ऑफ रॉ मटेरियल एंड फिनिश्ड गुड 2 टाइप की इंडस्ट्री होती है, एक हैवी इंडस्ट्री जिसमें बहुत सारा हैवी हैवी आइटम्स होते हैं, माल होता है, जैसे कि आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री, और एक लाइट इंडस्ट्री जो कि लाइट हल्के हल्के रॉ मटेरियल यूज होते हैं और लाइट गुड्स बनाते हैं, जैसे कि इलेक्ट्रिकल इंडस्ट्रीज, ठीक है। अब 4 टाइप की इंडस्ट्रीज होती है ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप। पहली है पब्लिक सेक्टर इंडस्ट्रीज जो कि गवर्नमेंट हैंडल करती है, लाइक भेल सेल, और दूसरी है प्राइवेट सेक्टर इंडस्ट्रीज जो कि कोई इंडिविजुअल या फिर ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल ऑपरेट कर रहे हैं प्राइवेटली, जैसे कि टिस्को, बजाज ऑटो लिमिटेड, डाबर इंडस्ट्रीज, है ना। और नेक्स्ट है जॉइंट सेक्टर इंडस्ट्री, जब गवर्नमेंट एंड प्राइवेट जो कंपनीज है वो आपस में मिल जाती हैं और किसी ऑर्गेनाइजेशन को संभालती है, तो होती है जॉइंट सेक्टर इंडस्ट्री, जैसे कि ऑयल इंडिया लिमिटेड प्राइवेट भी संभालती है और गवर्नमेंट भी संभालती है। अगला देखो कोऑपरेटिव सेक्टर इंडस्ट्री, ये या तो कोई प्रोड्यूसर या फिर सप्लायर जो है वो ऑपरेट करते हैं, रॉ मटेरियल्स के प्रोड्यूसर नहीं होते वो लोग, ठीक है। और इनके पास बहुत सारे रिसोर्सेज रहते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस जो है वो हिसाब के अकॉर्डिंग शेयर होते हैं, ठीक है, जैसे कि शुगर इंडस्ट्री है महाराष्ट्र में और ऑयल इंडस्ट्री है केरला में, तो ये कोऑपरेटिव सेक्टर इंडस्ट्रीज होती हैं, ठीक है। तो ये हमारी कुछ इंडस्ट्रीज की क्लासिफिकेशन थी। अब हम आते हैं एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री के ऊपर। जो इंडस्ट्रीज एग्रीकल्चर के रॉ मटेरियल पे डिपेंड रहती हैं उसको हम एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री कहते हैं। अब इसके अंदर हमें कुछ इंडस्ट्रीज पढ़नी है, तो पहली इंडस्ट्री है हमारी टेक्सटाइल इंडस्ट्री। इसके बारे में, इन सभी इंडस्ट्रीज के बारे में हमें थोड़ा थोड़ा फैक्ट्स याद करने पड़ेंगे, वो फैक्ट्स मैंने यहाँ पे लिखे हुए हैं, सो मैं आपको बताती रहती हूँ, ठीक है। टेक्सटाइल इंडस्ट्री का मतलब होता है कपड़े का व्यापार, कपड़े का बिजनेस, ठीक है। अच्छा, ये जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री है वो 4% जीडीपी को प्रोवाइड करती है। ये ऐसी इंडस्ट्री है हमारे पूरे कंट्री में जो कि सेल्फ रिलायंट है, मतलब खुद पे ही निर्भर है, इसको किसी और की ज़रूरत नहीं है, और कंप्लीट वैल्यू चेन, यानी कि फ्रॉम रॉ मटेरियल टू हाईएस्ट वैल्यू एडेड प्रोडक्ट, यानी कि इस इंडस्ट्री में सबसे ज़्यादा हमें प्रॉफिट देखने को मिला है, ठीक है। लार्जेस्ट, सेकेंड लार्जेस्ट एम्प्लॉयमेंट जनरेटर सेक्टर है इंडिया में, मतलब इसने 35 मिलियन पीपल को, पर्सन्स को एम्प्लॉयमेंट दी है आफ्टर द एग्रीकल्चर। इस वाले पॉइंट से क्वेश्चन बनता है कि कितने सारे लोगों को इन्होंने एम्प्लॉयमेंट दी है, तो आपको याद होना चाहिए कि 35 मिलियन पर्सन को दी हुई है, ठीक है। नेक्स्ट देखो आप सेकेंड वाली कॉटन टेक्सटाइल। कॉटन टेक्सटाइल ना बहुत पहले से ही, बहुत पहले से, एंशिएंट टाइम से यूज़ होती आ रही है। पहले जब हम चरखा चलाते थे हमारे इंडिया वाले, तब भी कॉटन टेक्सटाइल्स थी, ठीक है। फिर उसके बाद हैंडलूम आ गई, वो मशीन्स देखी आपने जो कि जिसके अंदर कॉटन का यार्न जो है वो फिट कर दिया जाता था, धागा फिट कर दिया जाता था, और उससे फिर उस मशीन से पूरा का पूरा, जो हाथ से चलाते थे बेसिकली, उससे पूरा का पूरा कपड़ा बन के आ जाता था, ठीक है। उसके बाद वीविंग टेक्निक्स भी होती थी। तो कॉटन टेक्सटाइल जो है वो इंडिया में बहुत पहले से है। 18th सेंचुरी के बाद पार्लूम्स आने लग गए थे जो कि बिजली से चलते थे, ठीक है, जिससे कि ट्रेडिशनल इंडस्ट्री जो है उनको बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ था। पहली सक्सेसफुल टेक्सटाइल मिल जो है वो मुंबई में सेटअप हुई थी इन 1854, ठीक है। और इससे, इस वाले पॉइंट से क्वेश्चन ज़रूर आता है, ठीक है, ये ध्यान रखना। और पहले के सालों में कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री जो है
वो महाराष्ट्र एंड गुजरात में ज़्यादा होती थी। ये ज़्यादा ग्रोइंग बेल्ट थी महाराष्ट्र एंड गुजरात कॉटन टेक्सटाइल के मामले में, क्योंकि वहाँ पे सबसे ज़्यादा रॉ कॉटन मार्केट था, ट्रांसपोर्ट भी था, बहुत सारे पोर्ट फैसिलिटीज़, लेबर, मोस्ट क्लाइमेट भी था कॉटन को उगाने के लिए। स्पिनिंग जो है वो महाराष्ट्र, गुजरात और तमिलनाडु में कंटिन्यू रही, लेकिन जो वीविंग होती है, मतलब हाथ की जो बुनाई होती है, वो बहुत ज़्यादा उसका स्कोप कम हो गया था, ठीक है। और वीविंग बस जैसे डिज़ाइंस बनाने के लिए, एम्ब्रॉयडरी करने में, जरी करने के लिए, कढ़ाई करने के लिए, सिर्फ उसके लिए काम आने लग गई थी। बाकी इसका रोल खत्म हो गया था कपड़ा बनाने के लिए, ठीक है। इंडिया के पास वर्ल्ड क्लास फैसिलिटी है स्पिनिंग के लिए, लेकिन वीविंग जो है वो कम हो गई थी, उससे कम अच्छा फैब्रिक भी नहीं बनता था पूरा अच्छा सा, ठीक है। इंडिया का जो एक्सपोर्ट है यार्न का, वो जापान में जाता है। और भी बहुत सारे कॉटन के गुड्स जहाँ पे हम एक्सपोर्ट करते हैं, वो कौन कौन सी कंट्रीज़ हैं? यूएसए, यूके, रशिया, फ्रांस, ईस्ट यूरोपियन कंट्रीज़, नेपाल, सिंगापुर, श्रीलंका एंड अफ्रीकन कंट्रीज, ठीक है। और इंडिया जो है वो सेकेंड लार्जेस्ट इंस्टॉल्ड कैपेसिटी है स्पिंडल्स के लिए, मतलब जो कि स्पिनिंग में टूल्स यूज नहीं होते, उसके इंडिया के पास बहुत ज़्यादा इस चीज़ के इंस्टॉल्ड कैपिटल स्पिंडल्स हैं इन द वर्ल्ड आफ्टर चाइना। फर्स्ट पे चाइना है, ठीक है। इंडिया जो है वो लार्जेस्ट शेयर वर्ल्ड में सपोर्ट करता है कॉटन यार्न के लिए, बट अबाउट 1/4 ऑफ द टोटल ट्रेड, ठीक है। और हावेवर आवर ट्रेड इन गारमेंट्स, लेकिन हमारा सिर्फ ट्रेड में जो गारमेंट है वो सिर्फ 4% इन द वर्ल्ड। थोड़ा सा ये अलग आपको दिख रहा होगा, क्योंकि इसमें जो ये ना पॉइंट्स आपको थोड़े बहुत याद करने पड़ेंगे। तो आई वुड सजेस्ट कि आप ये जो पॉइंट्स हैं वो पेपर से पहले याद कर लो। अगर पेपर वाले दिन याद कर रहे हो तो थोड़ा सा याद यहीं से कर लेना, ठीक है, इन्हीं पॉइंट्स में से। और बाकी कोई दिक्कत नहीं है। कॉटन टेक्सटाइल प्रॉब्लम्स कौन कौन सी होती है? कॉटन टेक्सटाइल में भी अब प्रॉब्लम्स होती हैं, जैसे कि कभी कभी सप्लाई की शॉर्टेज है, कभी कभी मशीनरी पुरानी हो गई, लेबर नहीं आ पाते, टफ कंपटीशन है सिंथेटिक फाइबर इंडस्ट्री से। अब ऐसे थोड़े ना सिर्फ कॉटन कॉटन के कपड़े आते हैं, बहुत सारे टाइप के कपड़े आते हैं, हॉजरी के कपड़े आते हैं, जॉर्जेट के कपड़े आते हैं, सिल्क के कपड़े आते हैं, तो बहुत सारे कॉम्पिटिटर्स हैं, राइट। अगला देखो, तीसरी टाइप की टेक्सटाइल, जूट टेक्सटाइल। ये जो है इंडिया लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है रॉ जूट एंड जूट के गुड्स का। बहुत सारी जूट मिल्स इंडिया में वेस्ट बंगाल में हुगली रिवर के पास शिफ्ट हैं, मतलब वहीं पे हैं, क्योंकि वहाँ पे सबसे ज़्यादा हमें जूट प्रोडक्शन होता है, ठीक है, जूट बनता है वहाँ पे। फर्स्ट जूट मिल जो है वो सेटअप हुई थी कोलकाता में 1859 रिश्रा के पास। इससे क्वेश्चन बनता है, राइट। और देखो फैक्टर्स कौन से रिस्पॉन्सिबल है कि सिर्फ हुगली बेसिन के पास ही जूट इंडस्ट्रीज जो है वो सेटअप होती है। वो कौन कौन से फैक्टर्स हैं? क्योंकि सबसे ज़्यादा वहीं पे जूट प्रोड्यूस होते हैं, ठीक है। वहाँ पे सबसे ज़्यादा चीपेस्ट, मतलब बहुत सस्ते में वाटर ट्रांसपोर्ट मिल जाते हैं, और गुड नेटवर्क ऑफ रेलवेज है, वाटरवेज का है, रोडवेज का है, ताकि रॉ मटेरियल का सप्लाई हो जाए मिल्स में। बहुत सारा पानी है जिससे कि रॉ जूट की प्रोसेसिंग हो जाए। बहुत सस्ती लेबर है वेस्ट बंगाल में, और बिहार, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश से उसके इन स्टेट से वो ज्वाइन भी होती है वेस्ट बंगाल, ठीक है। कोलकाता जो है वो लार्ज अर्बन सेंटर है बैंकिंग का, इंश्योरेंस का, पोर्ट फैसिलिटीज़ और जूट गुड्स का, ठीक है। और ये जो जूट इंडस्ट्री है इसको भी कुछ चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं, जैसे कि बहुत सारे स्टिफ कंपटीशन आते हैं इंटरनेशनल मार्केट से। बहुत सारे सिंथेटिक सब्स्टिट्यूट्स है कॉटन या फिर जूट की जगह, जैसे कि बांग्लादेश से आते हैं, ब्राज़ील से आते हैं, फिलीपींस, इजिप्ट एंड थाईलैंड से, ठीक है। तो ये कुछ प्रॉब्लम्स है। उसके बाद एक नेशनल जूट पॉलिसी आई थी 2005 में। इसमें क्या है, जो जूट है उसकी प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज करने का ऑब्जेक्टिव है, इसका एम है इम्प्रूव करना है क्वालिटी को, और जूट फार्मर्स को गुड प्राइसेस पे उनको इंश्योर करना है कि हम आपको अच्छा दाम देंगे, आप जूट अच्छे से उगाओ, ठीक है। और यील्ड पर हेक्टेयर और ज़्यादा जूट की प्रोडक्शन करो, तो ये इस पॉलिसी का मानना है। फोर्थ एंड लास्ट एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री, शुगर इंडस्ट्री। इंडिया जो है वो सेकंड नंबर पे है शुगर को प्रोड्यूस करने में पूरे वर्ल्ड में, और फर्स्ट प्रोड्यूसर है गुड़ और खांडसरी को उगाने के लिए या फिर प्रोड्यूस करने के लिए, ठीक है। ये थोड़ा बहुत याद रख लेना कि रैंकिंग क्या है इनकी। उसके बाद 2010 और 11 में 662 यानी कि 662 शुगर मिल्स जो हैं वो इंडिया में पूरी कंट्री में स्प्रेड हो गई थी। कि कौन कौन से एरिया में? यूपी, बिहार, महाराष्ट्र, कर्नाटका, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, गुजरात, पंजाब, हरियाणा, मध्य प्रदेश। और 60% मिल्स जो है वो सबसे ज़्यादा यूपी और बिहार में है, ठीक है। इन सालों में मिल्स जो हैं वो साउथ और वेस्टर्न स्टेट्स में शिफ्ट हो गई हैं, क्योंकि स्पेशली महाराष्ट्र में, क्योंकि महाराष्ट्र में जो गन्ना होता है उसके अंदर सबसे ज़्यादा सुक्रोज कंटेंट होता है, ठीक है। और उसके बाद वहाँ का क्लाइमेट भी कूलर रहता है, जिससे कि लंबा क्रशिंग सीजन मिल जाता है। कोऑपरेटिव जो है वो ज़्यादा सक्सेसफुल है इन स्टेट्स में।
अब आते हैं हम मिनरल बेस्ड इंडस्ट्री पे, ठीक है। ये वाली जो इंडस्ट्रीज हैं वो मिनरल्स मेटल्स को एज अ रॉ मटेरियल यूज करती हैं, और इसके कुछ टाइप्स हैं, जैसे कि पहला टाइप है आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री। ये जो है ना हैवी इंडस्ट्रीज होती हैं, भारी भरकम इंडस्ट्री होती हैं, और आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री मशीनरी को बनाने का बहुत हेल्प करती हैं दूसरी इंडस्ट्री में। स्टील जो है वो बहुत सारे इंजीनियरिंग गुड्स हो गए, कंस्ट्रक्शन मटेरियल, डिफेंस, मेडिकल, टेलीफोनिक, साइंटिफिक इक्विपमेंट एंड बहुत सारे गुड्स को प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। प्रोडक्शन एंड कंजम्पशन ऑफ स्टील जो है वो हमारी कंट्री के डेवलपमेंट में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है, ओके, बढ़ाने में हमारी कंट्री जो रैंक है वो बढ़ जाती है। इंडिया जो है वो 4th नंबर पे आया पूरे वर्ल्ड में, जिसके पास सबसे ज़्यादा स्टील प्रोड्यूसर्स हैं, और लार्जेस्ट प्रोड्यूसर जो है वो स्पॉन्ज आयरन के हैं। स्पॉन्ज आयरन इज अ टाइप ऑफ आयरन, ठीक है। चाइना जो है वो लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है स्टील का, और वर्ल्ड लार्जेस्ट कंज्यूमर भी है स्टील का, सबसे ज़्यादा मशीनरी वहीं पे बनती है, ठीक है। और 2004 में इंडिया जो है वो लार्जेस्ट एक्सपोर्टर हो गया था स्टील का। अब आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री में कहती रहती हूँ कि ये हैवी इंडस्ट्री है, तो ये हैवी इंडस्ट्री क्यों है वो हमें देखना है, ठीक है। क्योंकि सारे जो मटेरियल्स हैं, चाहे वो फिनिश्ड गुड्स हैं, वो बहुत सारे हैवी और बल्कि होते हैं, और उनकी सबसे ज़्यादा हैवी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट होती है। मतलब जो भी मशीन या फिर जो भी सामान जो भी सामान आयरन और स्टील से बना होता है, वो सामान जो है बहुत ज़्यादा हैवी हो जाता है, भारी हो जाता है, और उनकी ज़्यादा ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट भी लगती है, क्योंकि ऑब्वियसली वो भारी है तो बड़े बड़े ट्रक्स वगैरह होते हैं। छोटा नागपुर प्लेट्यू जो है, मेनली झारखंड वगैरह का एरिया, वहाँ पर सबसे ज़्यादा हाई आयरन और स्टील इंडस्ट्रीज हैं, ठीक है। इंडिया जो है वो फुल पोटेंशियल के साथ स्टील और आयरन का प्रोडक्शन नहीं कर सकता, क्योंकि वही कोल की कमी है, लेबर नहीं आती, एनर्जी की रेगुलर सप्लाई और पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर है। तो इसलिए लिबरलाइजेशन और फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, लिबरलाइजेशन में आपको बता चुकी हूँ, जब ट्रेड बैरियर से फ्रीडम मिल जाती है, ठीक है। और फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट मतलब बाहर की कंपनीज आके इंडिया में सेटअप होती है, फॉरेन इन्वेस्टमेंट करती है, तो इससे क्या है, इस इंडस्ट्री को बूस्ट मिलता है और प्राइवेट एंटरप्रेन्योर्स भी इसमें पैसा लगाते हैं। तो इसलिए हैवी इंडस्ट्री है आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री। नेक्स्ट इंडस्ट्री इज एल्यूमिनियम स्मेल्टिंग इंडस्ट्री। ये सबसे सेकेंड इम्पॉर्टेंट मेटलर्जिकल इंडस्ट्री है इंडिया में। एल्यूमिनियम के बहुत सारे काम होते हैं हमारे इंडिया में, जैसे कि इसमें जो रॉ मटेरियल यूज़ होता है स्मेल्टर्स में, यानी कि भट्ठों में, वो होता है बॉक्साइट। वो बहुत ज़्यादा हैवी, वो बहुत ज़्यादा बल्कि, डार्क रेडिश कलर का होता है, रॉक होती है एक टाइप की। और ये जो एल्यूमिनियम है ये बहुत ज़्यादा लाइट, रेजिस्टेंस टू कोरोजन और अच्छा कंडक्टर बन जाता है हीट का, मेलेबल भी बन जाता है, स्ट्रॉन्ग भी बन जाता है जब ये किसी और मेटल के साथ मिलता है तो, ठीक है। लेकिन एल्यूमिनियम स्मेल्टिंग में बॉक्साइट का एज अ रॉ मटेरियल भी यूज़ होता है, और ये एयरक्राफ्ट को मैन्युफैक्चर करने में, यूटेंसिल एंड वायर्स को मैन्युफैक्चर करने के लिए भी काफ़ी ज़्यादा काम आता है। उसके बाद इसने पॉपुलैरिटी कब गेन करी, अब हर जगह स्टील, कॉपर, जिंक और लेड तो यूज़ नहीं हो सकता, कुछ ना कुछ और भी होना चाहिए एज ए सब्स्टिट्यूट, तो उस जगह एल्यूमिनियम यूज़ होता है। इसके जो प्लांट्स हैं वो ओडिशा, वेस्ट बंगाल, केरला, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र एंड तमिलनाडु में सबसे ज़्यादा है, ठीक है। नेक्स्ट इंडस्ट्री है हमारी केमिकल इंडस्ट्री। केमिकल इंडस्ट्री इंडिया में बहुत ज़्यादा फास्ट है, और अलग अलग क्षेत्र में ये जो केमिकल्स हैं वो यूज़ होते हैं, जैसे मेकअप इंडस्ट्रीज़ में, है ना, और आपके दवाइयों की इंडस्ट्रीज़ में, फर्टिलाइजर में, हर जगह केमिकल इंडस्ट्री का काम होता है, और जीडीपी में 3% कंट्रीब्यूट करता है। थर्ड लार्जेस्ट इंडस्ट्री है एशिया में, और 12th लार्जेस्ट है वर्ल्ड में इसके साइज के अकॉर्डिंग। इट कंप्राइज बोथ लार्ज एंड स्मॉल स्केल, मतलब बड़ी इंडस्ट्रीज भी हैं केमिकल की और छोटी भी हैं। ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक सेक्टर भी है केमिकल इंडस्ट्री में, जो कि बहुत ज़्यादा अच्छे से ग्रो कर रहे हैं। जब आप 12th में हो जाओगे तब आपकी एक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री भी आएगी, ठीक है। तो ऑर्गेनिक केमिकल्स में कौन कौन सी चीज़ें आती हैं, पेट्रोकेमिकल्स, जो कि सिंथेटिक फाइबर को मैन्युफैक्चर करने में, सिंथेटिक रबर, प्लास्टिक, डाई स्टफ, ड्रग और फार्मा क्यूट्रिकल्स को यूज़ करने में, मतलब मैन्युफैक्चर करने में काम आता है। और इनऑर्गेनिक केमिकल्स जैसे कि जिसमें सल्फर एसिड होता है, लाइक वो मैन्युफैक्चर करने का काम आता है, लाइक फर्टिलाइजर, सिंथेटिक फाइबर, प्लास्टिक, एडहेसिव्स जो शेप जो फेविकॉल टाइप की होती हैं, पेंट्स, डाई स्टफ, निट्रिक एसिड, एल्कलीन, सोडा ऐश, और सोडा ऐश जो है वो ग्लास, सोप, डिटर्जेंट, पेपर और कॉस्टिक सोडा को बनाने के हेल्प आता है। तो ये कुछ होता है केमिकल इंडस्ट्री के बारे में। नाउ कमिंग टूवर्ड्स फर्टिलाइजर इंडस्ट्री। फर्टिलाइजर इंडस्ट्री में नाइट्रोजनस फर्टिलाइजर्स को बनाने का काम होता है, स्पेशली जिसको हम यूरिया कहते हैं। 2-3 टाइप के होते हैं, और यूरिया के साथ साथ फॉस्फेटिक फर्टिलाइजर, एमोनियम फर्टिलाइजर,
एमोनियम फॉस्फेट जिसको हम डीएपी बोलते हैं, और बहुत सारे कॉम्प्लेक्स फर्टिलाइजर जो कि 3 चीज से बनते हैं, लाइक नाइट्रोजन, फॉस्फेट और पोटैश। ठीक है, इंडिया जो है वो थर्ड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है नाइट्रोजनस फर्टिलाइजर का, और इसके अंदर ये कुछ यूनिट्स हैं, लाइक 57 फर्टिलाइजर यूनिट्स हैं नाइट्रोजनस और कॉम्प्लेक्स नाइट्रोजनस फर्टिलाइजर के लिए, 29 यूरिया के लिए, 9 जो है वो प्रोड्यूसिंग एमोनियम सल्फेट, और 68 जो है वो सुपर फॉस्फेट, सिंगल सुपर फॉस्फेट को प्रोड्यूस करने के काम आती है। और इसके कहाँ कहाँ पे इंडस्ट्रीज हैं, जैसे कि गुजरात, तमिलनाडु, यूपी, पंजाब और केरला, एंड ये कुछ और एरियाज हैं जहाँ पर फर्टिलाइजर इंडस्ट्री सेटअप है। ठीक है, अगली इंडस्ट्री है सीमेंट इंडस्ट्री। ये बेसिकली जैसे कि हम हाउस, फैक्ट्रीज, ब्रिजेस, रोड, एयरपोर्ट, डैम और अलग अलग कमर्शियल एस्टेब्लिशमेंट में सीमेंट का काम तो होता ही होता है। ठीक है, ये इंडस्ट्री बहुत भारी है, भारी रॉ मटेरियल्स इसके अंदर होते हैं, जैसे कि किससे बनी हुई है, लाइमस्टोन, सिलिका, एल्यूमिनियम, जिप्सम से। ठीक है, इंडस्ट्री जो है सबसे ज़्यादा इसके प्लांट्स गुजरात में है। ठीक है, फर्स्ट सीमेंट प्लांट जो है वो चेन्नई में सेटअप हुआ था इन 1904। ये वाला पॉइंट इंपॉर्टेंट है, और ये सेकंड वाला पॉइंट इंपॉर्टेंट है कि ये जो इंडस्ट्री है इसके अंदर रॉ मटेरियल कौन कौन से चाहिए होते हैं, तो ये इंपॉर्टेंट है काफ़ी, इसको याद कर लेना। उसके बाद प्राइस में कंट्रोल नहीं रहा, और इसका जो डिस्ट्रीब्यूशन है 1989 से वो थोड़ा सा अजीब सा हो गया था। फिर उसके बाद बहुत सारे पॉलिसी रिफॉर्म बने, जिससे कि केमिकल इंडस्ट्री में काफ़ी अच्छा प्रोग्रेस देखने को मिला था। ठीक है, इंडस्ट्री जो है वो प्रोडक्शन और एक्सपोर्ट के टर्म्स में काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर रही है। अगली इंडस्ट्री है ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री। ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री जो है वो लोगों को, पैसेंजर्स को एंड लोगों को यानी कि पैसेंजर्स को फॉर व्हीकल्स की या फिर कोई ट्रांसपोर्ट की अच्छी सर्विसेज देते हैं। ये इन्होंने लास्ट के 15 सालों में काफ़ी अच्छी ग्रोथ देखने को मिली है। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट से इसके अंदर काफ़ी सारे ग्लोबल डेवलपमेंट्स हमें देखने को मिले हैं। ठीक है, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री जो है इंडिया में वो 15 जो है वो मैन्युफैक्चर ऑफ पैसेंजर कार और मल्टी यूटिलिटी व्हीकल्स, 9 कमर्शियल व्हीकल्स और 14 जो है वो 2 और 3 व्हीकल्स कंपनीज है हमारी इंडिया में। अगली देखो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंडस्ट्री। इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्रीज जो हैं वो वही टेलीविजन, टेलीफोन, सेलुलर टेलीकॉम, पेजर, टेलीफोन एक्सचेंज, रेडार्स, कंप्यूटर्स और बहुत सारे इक्विपमेंट्स बनाते हैं। ठीक है, बेंगलोर जो है वो सबसे ज़्यादा उसको हम इलेक्ट्रॉनिक कैपिटल ऑफ इंडिया कहते हैं, और जैसे मुंबई, दिल्ली, हैदराबाद, पुणे, चेन्नई, कोलकाता, लखनऊ एंड कोयम्बटूर में अलग अलग इलेक्ट्रॉनिक गुड्स हैं। ठीक है, मतलब फैक्ट्रीज वगैरह, इंडस्ट्रीज वगैरह हैं। और उसके बाद देखो मेजर आईटी इंडस्ट्रीज कहाँ पे हैं, सबसे ज़्यादा तो बैंगलोर, नोएडा, मुंबई, चेन्नई, हैदराबाद, पुणे में है। ठीक है, आईटी इंडस्ट्री जो है वो बहुत सारे लोगों को एम्प्लॉय करती रहती है। ठीक है, और ये जो इंडस्ट्री है इसमें सबसे ज़्यादा फॉरेन एक्सचेंज आता है लास्ट के 2-3 ईयर्स में, क्यों, और ये सबसे ज़्यादा बिजनेस प्रोसेसिंग आउटसोर्सिंग यानी कि बीपीओ सेक्टर है, ग्रोइंग। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं इंडस्ट्रियल पॉल्यूशन। अब इंडस्ट्रीज लगे तो भाई पॉल्यूशन तो होगा ही, है ना। एंड कौन कौन से पॉल्यूशन होते हैं, वही 5 टाइप के। एक तो एयर पॉल्यूशन, मतलब स्मोक तो आता ही है अब इंडस्ट्रीज में से, केमिकल और पेपर जो फैक्ट्रीज होती हैं उनमें से सबसे ज़्यादा स्मोक्स निकलता है, जैसे कि ये देखो पिक्चर में कितना ज़्यादा धुआं निकल रहा है ना, वैसे ही। और इससे क्या होता है, हमें बहुत ज़्यादा बीमारियां हो जाती हैं, एयरबोर्न डिसीज हो जाती हैं, और लिक्विड पार्टिकल्स भी और सॉलिड पार्टिकल्स भी हमारे एयर में चले जाते हैं, जैसे कि डस्ट स्प्रे और मिस्ट एंड स्मोक वगैरह बन जाता है। ठीक है, नेक्स्ट होता है वाटर पॉल्यूशन, जैसे कि जितने भी जो गंदा सा वाटर होता है इंडस्ट्रीज का, अलग अलग जिसके अंदर केमिकल्स वगैरह मिले होते हैं, डाइज वगैरह मिले होते हैं। ठीक है, डिटर्जेंट, एसिड, सॉल्ट्स वगैरह होते हैं, एंड हैवी मेटल्स जैसे कि लेड और मरकरी, फर्टिलाइजर फैक्ट्रीज, और जैसे कि फर्टिलाइजर, पेस्टिसाइड, सिंथेटिक केमिकल लाइक कार्बन, प्लास्टिक, रबर, वो सब के सब वाटर बॉडीज में विदाउट ट्रीटमेंट डिस्चार्ज कर दिए जाते हैं, जिससे कि वाटर बॉडीज को बहुत नुकसान पहुंचता है, एज वेल एज उनके अंदर रहने वाले जो कीड़े मकोड़े या फिर एक्वेटिक लाइफ होती है उनको बहुत ज़्यादा हार्म पहुंचता है। नॉइज पोल्यूशन भी होती है, पूरा दिन खटखट खटखट होती रहती है मशीनरीज की, तो बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। ठीक है, नॉइज से ब्लड प्रेशर बढ़ सकता है, और फिजियोलॉजिकल इफेक्ट्स भी जो बहुत ज़्यादा हार्म पहुंचा देते हैं हमें। ठीक है, और उसके बाद लैंड पॉल्यूशन भी, जैसे कि कहीं पे भी, किसी भी जगह पे भी कोई भी चीज़ डंप कर दी, वेस्ट वगैरह, हार्मफुल केमिकल, एफ्लुएंस, पैकिंग, सॉल्ट, गार्बेज सॉइल में ही डाल दिया। और एक थर्मल पॉल्यूशन भी होता है, जो कि न्यूक्लियर पावर प्लांट से जो वेस्ट आता है ना वेपन वगैरह बनाने में, तो उससे क्या होता है, कैंसर और बर्थ डिफेक्ट्स हो जाते हैं। तो ये कुछ टाइप के पॉल्यूशन होते हैं। इसको हम कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, स्पेशली एयर पोल्यूशन को,
स्मोक स्टैक्स फिट करवा दो, ठीक है। उससे क्या होता है, जो फिल्ट्रेशन होता है वो आ जाता है और एयर में इतनी ज़्यादा दिक्कत नहीं आती, ठीक है। और उसके बाद अलग अलग टाइप के सेपरेटर्स होते हैं, अलग अलग टाइप के इक्विपमेंट्स होते हैं, वो लगवा देते हैं, जिससे कि एयर पोल्यूशन कम होता है। और स्मोक जो है वो, अगर हम ऑयल एंड गैस यूज़ करेंगे कोल की जगह पे, तो स्मोक कम होगा। वाटर पोल्यूशन कैसे कंट्रोल किया जाए, उससे एक तो सबसे पहले कम यूज़ ऑफ वाटर करो, रीयूजिंग एंड रिसाइकल करो, रेन वाटर को हार्वेस्ट करो, ताकि वाटर की जो डिमांड्स है वो सही हो जाए। और उसके बाद जो सबसे ज़्यादा हॉट वाटर होता है ना, उसको अच्छे से ट्रीट करो, ठीक है, उसको अच्छे से ट्रीट करो। और जब वो ठंडा हो जाए तब उसको रिवर्स या फिर पॉन्ड्स में, किसी नाले में भेजना चाहिए। जो साफ रिवर्स है उनमें नहीं भेजना चाहिए, ठीक है। और एक है एनटीपीसी, यानी कि नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन। ये इस ऑर्गेनाइजेशन ने एक अप्रोच को अडॉप्ट किया है, जिससे कि नेचुरल इन्वायरमेंट एंड रिसोर्सेज जो है वो प्रिजर्व रहते हैं। ये कुछ अप्रोच और कुछ टेक्निक्स उन्होंने करी है, जिससे कि जो नेचर को कोई इन्वायरमेंट, नेचर को कोई भी नुकसान नहीं पहुंचना चाहिए। उन्होंने कुछ अप्रोचेस साइन की हुई हैं, मतलब बनाई हुई हैं, लाइक ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन एंड अपग्रेडेशन ऑफ इक्विपमेंट, मतलब मशीन वगैरह चेंज करते रहना चाहिए, नई टेक्नोलॉजी के साथ साथ मशीन्स आनी चाहिए, ठीक है। वेस्ट जनरेशन कम करना चाहिए। और उसके बाद ग्रीन बेल्ट्स प्रोवाइड करनी चाहिए, ताकि इकोलॉजिकल बैलेंस जो है वो होता रहे। और इन्वायरमेंट पॉल्यूशन को रिड्यूस किया जाना चाहिए। पॉन्ड मैनेजमेंट, ऐश पॉन्ड मैनेजमेंट, ऐश वाटर रिसाइकलिंग सिस्टम और लिक्विड वेस्ट मैनेजमेंट करनी चाहिए। इकोलॉजिकल मॉनिटरिंग होनी चाहिए, रिव्यूज़, ऑनलाइन डाटाबेस मैनेजमेंट होना चाहिए, और इसके पास स्टेशन होने चाहिए, ठीक है। सो इस तरीके से हमारा जो चैप्टर है वो कंप्लीट होता है। एंड आई होप आपको मेरी एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी होगी। टेलीग्राम एंड इंस्टाग्राम पे ज़रूर फॉलो कर लेना। आई नो ये बहुत बड़ा चैप्टर है और बोरिंग सा भी चैप्टर है, बट क्या करें, पढ़ना तो पड़ेगा ही, है ना। सो टेलीग्राम पे मैंने ये नोट शेयर कर दिए हैं, जल्दी से फॉलो कर लीजिए। इंस्टाग्राम पे डाउट पूछिए। सो इफ़ यू लाइक द वीडियो एंड द एक्सप्लेनेशन, देन प्लीज लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू सो मच।